बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना बायो 101 का टॉपिक नंबर 73 और टॉपिक नंबर 74 ये दोनों टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। टॉपिक नंबर 73 जो है ना, ये बहुत आप लोगों का इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के हिसाब से भी, क्योंकि इसमें आज जो है ना हम लोग किंगडम्स के बारे में बात करेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है, कैटेगरीज बनाई हुई है जिनको हम लोग किंगडम बोलते हैं और उनको फिर उन किंगडम्स के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है। तो ये एक तो ये है कि पांचों किंगडम्स का आपसे वो लॉन्ग में पूछ सकते हैं, या ऐसे भी हो सकता है कोई एक किंगडम आप लोगों को कहेंगे कि इसकी आप लोग जो है ना वो करैक्टरिस्टिक्स लिखें। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर ये देखेंगे क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या क्या होती हैं और बाकी जो इसके किंगडम्स हैं ना फिर हम लोग वो स्टडी करेंगे। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक जरूर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, आगे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग बात करते हैं अपने इंट्रोडक्शन की। हमेशा देखें जितने भी माइक्रोब्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको क्लासिफाई करने की ज़रूरत महसूस हुई थी। क्यों क्लासिफाई करने की ज़रूरत महसूस हुई थी? क्योंकि क्लासिफिकेशन से एक ये फ़ायदा होता है कि आप लोग कन्वीनियंटली आसानी से आप लोग उनको स्टडी कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि आप लोग उनको इजीली इकट्ठा ही आइडेंटिफाई आप लोग इजीली कर सकते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। तीसरा कि मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके दरमियान एक रिलेशनशिप, उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना भी आसान हो जाता है। और चौथी बात ये कि जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स होते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ से इवॉल्व होकर आया, ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं ये इस्टेब्लिश करना भी आप लोगों के लिए आसान हो जाते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं। क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, इसकी बुनियाद क्या होती है? सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में सिमिलैरिटीज़ हैं। पहले जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं आई थी तो उस वक्त तो जस्ट मॉर्फोलॉजी की बेस पे ही क्लासिफाई किया जाता था, क्योंकि ये तो उस वक्त नहीं स्टडी किया जाता था कि कौन कौन सी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, यूकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, सिंगल सेल हैं या मल्टी सेल हैं। जस्ट उनकी जो शेप और साइज होती थी ना, जो उनकी मॉर्फोलॉजी होती थी कि वो देखने में कैसे नजर आते हैं, इस बेस पे ही जो यानी कि जो ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स होती हैं उस बेस पे उनको क्लासिफाई किया जाता था। उसके अलावा जो उनके दरमियान जो बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज़ होती हैं जिन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, उनको जो है ना उस बेस पे क्लासिफाई किया जाता है एक ही किंगडम के अंदर। ऑर्गेनिजम्स के अंदर जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, डीएनए आरएनए की बेस पे। कुछ के अंदर डीएनए पाया जाता है, कुछ के अंदर सिर्फ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ आरएनए से बने होते हैं। फिर उनमें से मजीद कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से बने होते हैं। उसके बाद एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की बेस पे भी आप लोग क्लासिफाई करते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो की जाती है ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि उनको 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये किंगडम्स बनाए थे वो नॉर्थ अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे, रॉबर्ट विटेकर। ये एक रिसर्चर थे जिन्होंने 1959 में ये बात प्रूव की थी कि जो फंजाई है ये प्लांट ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एक अलग चीज़ है। क्योंकि इससे पहले ये जो फंजाई है उनको प्लांट की कैटेगरी भी रखा जाता था, उनको ये कहा जाता था कि ये कोई प्लांट्स हैं। लेकिन जो रॉबर्ट वाइटेकर थे उन्होंने कहा था कि जो फंजाई का एक अलग से किंगडम होना चाहिए। फिर उन्होंने फंजाई किंगडम बनाया था उनको प्लांट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। वाइटेकर की ये जो थ्योरी थी ये बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट की जाती है। पहले ये था कि साइंटिफिक कम्युनिटी में सिर्फ 4 किंगडम जो है ना वो सिस्टम होता था, लेकिन जो रॉबर्ट वाइटेकर थे उन्होंने ये 5वां जो किंगडम है, किंगडम फंजाई, ये उन्होंने ऐड किया था 1959 में। और पहले वाला जो 4 किंगडम सिस्टम था उसको एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे हर्बर्ट कोपलैंड, उन्होंने 1956 में उसको इस्टेब्लिश किया था। तो ये इनकी डेट्स आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है और क्या क्या डिफरेंसेस है ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। अब हम लोग इन 5 किंगडम्स को बारी बारी स्टडी करते हैं। सबसे पहला होता है एक एनिमल किंगडम। किंगडम एनिमेलिया इसको बोला जाता है। ये सबसे ज्यादा इवॉल्व और बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स एक किंगडम होता है जिसमें बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं। इसके 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं इसके अंदर। एक होते हैं वर्टिब्रेट्स, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, और दूसरे होते हैं इनवर्टिब्रेट्स जिनमें बैकबोन नहीं पाई जाती। ये जो एनिमल्स होते हैं ये मल्टी सेल होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। उसके अलावा ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अपनी खुराक खुद बनाते हैं। यूकैरियोट्स होते हैं, यानी कि इनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है।
और एरोबिक रिस्पायरेशन होती है इनके अंदर। रिस्पायरेशन तो आपको पता है कि सांस लेने के अमल को कहते हैं। एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में ये डिफरेंस होता है कि वो रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही होती है वो हम लोग कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑक्सीजन के बगैर भी सांस लेते हैं, तो वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन होती है। उसके बाद मजीद हम लोग करैक्टरिस्टिक्स देखें तो एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये डाइवर्स किंगडम है और इसमें मैमल्स आते हैं, उसके बाद फिश, उसके बाद बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मुख्तलिफ किस्म के एम्फीबियंस, यानी कि आप यूँ समझ लें कि मुख्तलिफ जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ से लेके वॉर्म्स वगैरह, फिशेस वगैरह, समंदरी जितनी ज़्यादातर जो मखलूक है वो सारी, प्लांट्स को छोड़ के, ठीक है, और जितने भी जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े, ये सारी चीज़ें जो है ना ये किंगडम एनिमेलिया के अंदर ही रखे हुए हैं। क्योंकि जनरली जो क्लासिफिकेशन होती है सबसे पहले उसमें ये देखते हैं कि यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। दूसरी चीज़ देखते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक है या ऑटोट्रॉफिक है, यानी कि अपनी खुदा खुद बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तीसरी चीज़ ये देखी जाती है कि यूकैरियोट्स हैं या प्रोकैरियोट्स हैं। चौथी चीज़ उनकी रिस्पायरेशन देखी जाती है कि एनारोबिक रिस्पायरेशन है या एरोबिक रिस्पायरेशन है। पांचवी चीज़ रिप्रोडक्शन देखी जाती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और जो आखिरी जो चीज़ है वो मोबिलिटी देखी जाती है। तो इस बेस पे जिन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में इस बेसिस पे सारी सिमिलरिटीज होती हैं उनको एक ही किंगडम के अंदर रखा जाता है। प्लांट किंगडम की हम लोग बात करते हैं, जितने भी पौधे, दरख्त या जितनी भी जड़ी बूटियां वगैरह जो होती हैं, वेजिटेशन की मुख्तलिफ स्पीशीज वगैरह, वो सारी किंगडम प्लांटे के अंदर रखी जाती हैं। ये सबसे ज़्यादा पुराना किंगडम है और इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो यही होती है कि एक तो ये इमोबाइल होते हैं, जाहिर सी बात है प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। दूसरी बात यह कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं नेचर में, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक हम लोग बड़ी डिटेल में हम लोग इसको स्टडी कर चुके हैं। ऑटोट्रॉफिक होते हैं ये, और यानी कि ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ठीक है। इनके जो सेल होते हैं उनके अंदर सेलुलोज और क्लोरोफिल पाया जाता है। सेलुलोज और क्लोरोफिल ही प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी ज़मीन पे जिंदा रहने के लिए। ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, और इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने हर किंगडम की अच्छे तरीके से याद करनी है। उसके बाद तीसरा किंगडम होता है किंगडम फंजाई। फंजाई किंगडम में आ जाते हैं यीस्ट, मोल्ड्स और जितनी भी ये मुख्तलिफ मशरूम्स की जो स्पीशीज होती हैं वो सारे किंगडम फंजाई के अंदर रखी जाती हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, और ये एरोबिक होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ये सांस लेते हैं। हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट्स होते हैं, यानी कि ये भी अपनी खुराक खुद नहीं बनाते। यूकैरियोट्स होते हैं ऐसे कि जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी खुराक के लिए। इनकी जो सेल वॉल होती है उनके अंदर काइटिन पाया जाता है। प्लांट के सेल वॉल के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा कि सेलुलोज पाया जाता है। ये दूसरे लिविंग थिंग्स के ऊपर ये फीड करते हैं, उनको यूज़ करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, और अपनी स्पोर्स की मदद से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ये पहले अपनी स्पोर्स बनाते हैं और उसकी मदद से फिर आगे इनकी जो मजीद जो रिप्रोडक्शन होती है ना वो सारा कुछ वो अमल होता है। उसके बाद अगला जो एक किंगडम होता है दैट इज़ अ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को सबसे ज़्यादा पुराने यूकैरियोट्स माना जाता है, और बाकी जितने भी यूकैरियोट्स हमारी ज़मीन पे पाए जाते हैं कहा यही जाता है कि ये सारे उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं। किंगडम प्रोटिस्टा एक पैराफाइलेटिक है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के इसके जो है वो डिसेंडेंट्स आ जाते हैं। लेकिन जो वैसे जो प्रोटिस्ट होते हैं ना, ये चीज़ यही है कि प्रोटिस्ट से ही बाकी ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व ज़रूर हुए हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जितने भी डिसेंडेंट्स इनके हैं उन सब को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर नहीं रखा जाता। इनके अंदर सिर्फ वही यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए जाते हैं जो कि ना ही एनिमल्स की तरह नजर आते हैं, ना ही प्लांट्स की तरह नजर आते हैं, ना ही फंजाई की तरह नजर आते हैं। जैसे प्रोटोजा ऐसे होते हैं, ना ही वो प्लांट्स हैं, ना फंजाई है, ना वो एनिमल्स हैं। ये हेट्रोजीनस होते हैं, यानी कि दूसरों से बिल्कुल ये डिफरेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कैटेगराइज करना, और इनके जो मेंबर्स होते हैं उनकी आपस में ये थोड़े बहुत कॉमन होते हैं। उसके बाद लास्ट जो एक किंगडम है दैट इज अ किंगडम मोनिरा। ये वो किंगडम है कि माइक्रोस्कोपिक लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं वो इस किंगडम के अंदर रखे जाते हैं, यानी कि जो माइक्रोस्कोप के बगैर नजर नहीं आते। इसमें ज्यादातर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, यानी कि आर्की और बैक्टीरिया, इनका अपना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है।
ये जो ग्रुप होता है बैक्टीरिया और आर्की, ये हर तरह की हैबिटेट्स में, हर तरह के मौसम में, हर तरह के क्लाइमेट में, हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं। सिंगल सेल से मिलके बने हुए होते हैं, इनका अपना कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो एरोबिक होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही सांस लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब ये है कि ये भी जो बैक्टीरिया आप लोगों ने देखा है कि ये भी दूसरों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए और फूड के लिए। लेकिन जो आर्की होते हैं ना, ये एनारोबिक होते हैं और इनकी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो कीमोसिंथेटिक होती है, यानी कि मुख्तलिफ केमिकल्स को यूज करके इनके अंदर जो है ना वो सारी मेटाबॉलिज्म हो रही होती है। तो ये आप लोगों ने बात याद रखनी है कि बैक्टीरिया में और इसमें आर्की में क्या फर्क है कि बैक्टीरिया एरोबिक होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन जो आर्की होते हैं वो एनारोबिक होते हैं और कीमोसिंथेटिक इनकी जो है ना वो मेटाबॉलिज्म होती है, यानी कि केमिकल्स के थ्रू अपनी ये न्यूट्रिशन बनाते हैं सारी। उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये जो 5 किंगडम्स हम लोगों ने अभी पढ़े हैं ये आजकल बहुत ज़्यादा वाइडली इन्हीं को एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन अभी रिसेंटली मुख्तलिफ किस्म के जेनेटिक रिसर्च हैं वो इनको टाइम टू टाइम इनमें रिविजन्स करते रहते हैं और एक्सपर्ट्स की इनमें जो है ना वो डिबेट चलती रहती है। 1977 में कार्ल वेज ने एंड जॉर्ज फॉक्स, इन दोनों ने मिलकर एक छठा किंगडम भी बनाया है। उन्होंने आर्की और बैक्टीरिया दोनों को अलग कर दिया कि बैक्टीरिया का किंगडम उन्होंने अलग कर दिया और आर्की का जो है ना वो अलग कर दिया, ठीक है। लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखें उसमें एक ही किंगडम के अंदर इन दोनों को रखा जाता है, दैट इज अ किंगडम मोनेरा। फिर उसके बाद एक और जो एक साइंटिस्ट हैं कैवेलियर स्मिथ, उन्होंने क्या किया है कि 7th किंगडम भी उन्होंने बनाया है और इस 7th किंगडम में उन्होंने एक नया ग्रुप ऐड किया है एलजी का और उन्होंने इस किंगडम को नाम दिया है क्रोमिस्टा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मजीद अगर हम लोग बताएं तो ये सारी जितनी भी क्लासिफिकेशन होती है ये 3 डोमेन की बेसिस पे होती है। कार्ल वेज जो है वो 1977 में उन्होंने ये कहा था कि ऑर्गेनिजम्स जितने भी दुनिया में पाए जाते हैं आप लोग उनको 3 डोमेन्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं बैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं और ये ज्यादातर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। उसके बाद आर्की की बात करते हैं, ये भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं पाई जाती बल्कि इनके अंदर स्पेशल किस्म के लिपिड्स पाए जाते हैं इनकी सेल वॉल के अंदर। और इवन के इनका जो राइबोसोमल आरएनए के अंदर जो सीक्वेंसिंग होती है वो भी डिफरेंट होती है और इनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, यानी कि बहुत ज्यादा सर्दी होना या बहुत ज्यादा गर्मी होना, जहाँ पे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं वहां पे भी आर्की जो है ना वो जिंदा रह सकते हैं। इसमें थर्मोफाइल्स और हेलोफाइल्स ये दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं आर्की के अंदर। तीसरी जो डोमेन है वो आ जाती है यूकैरिया की, यानी कि जिसके अंदर जितने भी यूकैरियोट्स हैं वो सारे के सारे यूकैरिया डोमेन के अंदर ही रखे जाते हैं। इसमें प्रोटिस्ट आ जाते हैं, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स, चारों जो किंगडम है ना बाकी वो इसके अंदर रख दिए जाते हैं। अब जो प्रोटिस्ट होते हैं उसमें एलजी भी आ जाता है, यानी कि एलजी वो होते हैं कि ये इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ये फोटोसिंथेटिक होता है, नेचर में फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही अपनी खुद जो है ना वो सारी खुराक बनाते हैं और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं। ये इस तरह से देखा जाए तो ये प्लांट्स के साथ इनकी कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं। उसके बाद प्रोटिस्ट में अगली जो चीज आ जाती है दैट इज द प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स मोटाइल होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं कि एक सेल से मिलकर बने होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ये मूव भी कर सकते हैं। उसके बाद स्लाइम मोल्ड्स, ये प्रोटोजोआ ही होते हैं, लेकिन ये है कि अपनी लाइफ के कुछ स्टेजेस में ये प्रोटोजोआ की सारी इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ इनकी लाइफ की जो स्टेजेस होती हैं उसमें फंजाई की तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसके बाद यूकैरिया के अंदर जो दूसरी चीज है, जो दूसरा किंगडम रखा गया है वो रखा गया है फंजाई। फंजाई आप लोगों को पता है कि फंजाई, कुछ फंजाई ऐसे हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे यीस्ट है वो एक यूनिसेलुलर फंजाई है और उसके अलावा जो मोल्ड और जो मशरूम्स वगैरह होते हैं ये मल्टी सेलुलर फंजाई होते हैं। उसके बाद प्लांट्स और एनिमल्स, ये भी दोनों किंगडम यूकैरिया के अंदर रखे जाते हैं। तो ये डोमेन्स आप लोगों के लॉन्ग के हिसाब से आप लोगों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग ये नहीं कहते कि सिर्फ ये प्लांट्स और बैक्टीरिया हो गया और ये जो जितने भी हमने पढ़ा कि प्रोटोजोआ वगैरह, प्रोटिस्ट वगैरह, सिर्फ यही माइक्रोब्स होते हैं। इनके अलावा भी कुछ माइक्रोब्स होते हैं। 4 तरह के और माइक्रोब्स हैं जिनको ये जो हम लोगों ने किंगडम्स पढ़े हैं ना उनमें से किसी किंगडम के अंदर उनको नहीं रखा गया। वो है एक वायरसेस, उसके बाद विरोइड्स, उसके बाद वायरोसॉइड्स और उसके बाद प्रियॉन्स। वायरसेस
ऐसे होते हैं जो ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि ये सेल से मिलके नहीं बने होते, इनका कोई सेल नहीं होता, ये सिर्फ प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड से मिलके बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद विरोइड्स होते हैं जो कि सिर्फ जो सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है उससे मिलके सिर्फ बने होते हैं। फॉर एग्जांपल एक पोटैटो स्टिम्बल ट्यूबर, ये जो पोटैटोज होते हैं ना उनमें ये वायरस अटैक करता है और उसमें वो जो पोटैटो से रिलेटेड डिजीज काज करता है। ये विरोइड्स जो होते हैं ना, ये इनका आपने ये याद रखना है कि सिंगल जो है ना सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद वायरोसाइड्स होते हैं, इनके अंदर भी सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, लेकिन इनको रेप्लिकेशन के लिए और अपना कैप्सिड बनाने के लिए अपने हेल्पर वायरसेस की जरूरत होती है। इनको सैटेलाइट वायरसेस भी बोला जाता है। चौथे जो माइक्रोब्स होते हैं वो होते हैं प्रियॉन्स। प्रियॉन्स वो होते हैं कि ये एक सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये इन्फेक्शन काज करते हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। अब ये जो मुख्तलिफ किस्म की जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनको एक ऐसा नेम देने की ज़रूरत महसूस हुई जो कि पूरी दुनिया में एक जैसा हर जगह जो है ना वो यूज़ करना उसको जो है ना वो आसान हो। वैसे तो आप लोग देखें तो एक ऑर्गेनिज्म का नाम एक इलाके में कहीं और होता है, दुनिया के किसी और कोने में उसको मुख्तलिफ नाम से पुकारा जाता है। तो साइंटिफिक नेम्स बनाए गए थे। कार्ल लिनास जो थे उन्होंने साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था 1735 में। उनके सिस्टम के मुताबिक हर ऑर्गेनिज्म के दो नेम्स होने चाहिए, एक होता है जीनस और दूसरा जो अगला नेम होता है वो उन्होंने कहा था कि एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव वर्ड होता है जो कि उसको डिस्क्राइब करता है, उसकी किसी न किसी कैरेक्टरिस्टिक को, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक को जो कि इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको वो डिस्क्राइब करेगा। साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो भी आप देते हैं वो इटैलिकाइज्ड होते हैं, इटैलिक फॉर्म में लिखे जाते हैं या उनको अंडरलाइन किया जाता है। जो पहला वर्ड होता है उसको वो उसके जीनस से रिलेटेड होता है उसको वो कैपिटलाइज किया जाता है, यानी कि पहला जो वर्ड होता है जीनस उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है। और उसके बाद जो स्पेसिफिक जो उसकी जो डिस्क्रिप्टिव वर्ड होता है एपिथेट होती है उसको जो है ना वो लोअर केस लेटर में लिखा जाता है। जैसे उसके अलावा ये कि जो जितने भी साइंटिफिक नेम्स हैं ये लैटिनाइज्ड हैं, यानी कि लैटिन वर्ड से ड्राइव हुए हैं, पूरी दुनिया में ये यूज होते हैं। कुछ ऐसे भी नेम्स होते हैं जो जिस साइंटिस्ट ने उस चीज को या उस ऑर्गेनिज्म को जो है वो डिस्कवर किया होता है उसी साइंटिस्ट का नेम जो है ना वो साथ में यूज कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है जिसको कहा जाता है स्कर्शिया कोलाई, उसका नाम रखा गया ये साइंटिफिक नेम। अब स्कर्शिया जो है ये एक जीनस है और इसको जो डिस्कवर किया था वो थियोडोर स्कैरिश ने इसको डिस्कवर किया था। ये वाला नेम डिस्क्राइब करता है स्कर्शिया से, तो पता चल जाता है कि इसको इसीलिए इसका जीनस नेम इसलिए रखा गया था कि उनको डिस्कवर स्कैरिश ने किया था, लेकिन साथ में जो कोलाई है ना वर्ड जो इसकी स्पेसिफिक इसका जो एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड होता है ये वर्ड निकला है कोलॉन से, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन के कोलॉन के अंदर पाए जाते हैं, ये उनका हैबिटेट होता है, वहीं पे रहते हैं ये। उसके बाद एक और बैक्टीरिया दैट इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये डिस्क्राइब करते हैं। स्टेफाइलो का मतलब होता है क्लस्टर्ड और कोकाई का मतलब होता है सफेरिकल। तो स्टेफाइलोकोकस यानी कि ये गोल गोल से जो है ना ये सफेरिकल होते हैं, शेप में गोल होते हैं और ये क्लस्टर की फॉर्म में हमेशा रहते हैं। और साथ में ये जो ऑरियस बताया है ना, ऑरियस का मतलब होता है गोल्ड कलर होना, ठीक है। तो ये आपस में मिल के अपने एक क्लस्टर बना लेते हैं और वो क्लस्टर का जो कलर होता है ना वो गोल्ड कलर का होता है। तो यहाँ से पता चल रहा है ये कोई ऐसी मखलूक है जो कि क्लस्टर्ड फॉर्म में रहती है, स्फेरिकल इनकी शेप होती है और ये गोल्ड कलर की इनकी जो है ना वो कॉलोनी होती है। उसके बाद आप लोगों ने एक और बात माइंड में रखनी होती है कि साइंटिफिक नेम जब आप एक दफा यूज कर लेते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, उसके बाद अगर आप लोगों ने बाद में दोबारा से साइंटिफिक नेम यूज करना है तो उसके लिए ये तरीका होता है कि जो जीनस होता है यानी कि जो पहला वर्ड होता है उसका सिर्फ पहला लेटर आप लोग इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो उसकी जो एपिथेट होती है वो आप लोग बता देते हैं। जैसे स्कर्शिया कोलाई एंड द स्टेफाइलोकोकस ऑरियस आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। अब आप लोगों ने यहाँ पे एक दफा साइंटिफिक नेम पूरा बता दिया। अगेन जब आप लोग इसका जिक्र करेंगे तो जो जीनस है जैसे स्कर्शिया है तो इसका जो पूरा नहीं आप लोग यूज करेंगे, सिर्फ इसका ई आप लोग लिख देंगे, ई कोलाई। इसी तरह से एस ऑरियस जो है ना आप लोग इस तरह का जो है ना वो वर्ड आप लोग यूज कर देते हैं अपनी आसानी के लिए। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं माइक्रोस्कोप की। कोई भी एक अनएडेड ह्यूमन आई यानी कि बगैर किसी और किसी ऐसे इक्विपमेंट के कि जो आप लोगों को ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाए, उसके बगैर आप किसी भी चीज के दरमियान अगर 0.2 मिलीमीटर का अगर डिफरेंस हो तो वो आप लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते।
आपको नहीं पता चलेगा कि ये इन दो चीजों के दरम्यान में कोई डिस्टेंस है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो ह्यूमन आई की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो 0.2 मिलीमीटर होती है, या आप लोग इसको 200 माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने जाहिर सी बात है ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है कि जो कि आम आंख से नजर नहीं आते, इसलिए वो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ज्यादातर ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके डायमीटर सिर्फ जो है ना वो 10 माइक्रोमीटर होता है। तो इतने छोटे ऑब्जेक्ट्स को आम आंख से देखना तो जाहिर सी बात है इम्पॉसिबल होते है, तो साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होती है जो कि ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करती है, बड़ा करके दिखाती है। अदरवाइज वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं जो कि आप लोगों को आम आंख से नजर नहीं आते। एक इमेज प्रोड्यूस करती है, वो एक ऐसा इमेज होता है जो कि उस ऑब्जेक्ट से बड़ा आप लोगों को नजर आता है। सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप इन्वेंट की थी वो एंटोनी वेन लीवन ने की थी। ये आप लोगों ने नेम अच्छे तरीके से याद करना है। और एंटोनी वेन लीवनहुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। ज्यादातर जो हम लोग फोटोग्राफ्स देखते हैं अपने बायोलॉजी की बुक्स के अंदर जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ली गई हैं, वो सारी माइक्रोस्कोप को यूज करके ही ली गई हैं, और इन पिक्चर्स को हम लोग माइक्रोग्राफ्स भी बोलते हैं। अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि सबसे पहले इसको इन्वेंट किया है एंटोनी वेन लीवनहुक ने। इस रीजन के इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। यूजेस क्या क्या रखे गए थे कि माइक्रोस्कोप आप क्या क्यों किन मकासद के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। एक तो ये कि डायग्नोस्टिक के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद हिस्टोलॉजी के लिए। हिस्टोलॉजी का मतलब ये होता है कि टिश्यूज को स्टडी करना, उनको एनालाइज करना, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखना, ये सब कुछ हिस्टोलॉजी में आता है। फोरेंसिक एविडेंसेस के लिए भी आप लोग उनको जो है ना वो एग्जामिन करने के लिए भी माइक्रोस्कोप यूज की जाती है। क्राइम से रिलेटेड जितनी भी फोरेंसिक डाटा इकट्ठा किए जाते हैं वहां पे बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोप यूज होती है। सेल्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको स्टडी करने के लिए भी माइक्रोस्कोप यूज होती है, और साइंटिफिक रिसर्च में भी माइक्रोस्कोप बहुत यूज होती है। अब यहाँ पे पूरा एक लेसन है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के बारे में। हर पार्ट आप लोगों के एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इनमें डिफरेंसेस रखने हैं। लॉन्ग के हिसाब से ओवरऑल ये वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग इसके पार्ट्स की बात करते हैं तो आई पीस की बात करते हैं, जिसको ऑक्यूलर लेंस भी बोला जाता है। इसकी 10x मैग्निफिकेशन पावर होती है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट को 10 गुना बड़ा करके दिखाता है। इसको यही एक मेन चीज यही होती है जो आई पीस होता है। इसके थ्रू ही आप किसी भी चीज का जो मैग्नीफाइड इमेज होता है वो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद माइक्रोस्कोप की आर्म होती है। आर्म असल में आई पीस को और माइक्रोस्कोप की बेस को आपस में कनेक्ट करती है। यहाँ से हम लोग डायग्राम में भी साथ साथ देखते हैं। सबसे पहले ये होता है हमारा आई पीस, ठीक है, और ये होती है आर्म जो कि आई पीस को और बाकी जो माइक्रोस्कोप को आपस में कनेक्ट करती है। उसके बाद एक होती है स्टेज। ये वो प्लेस होती है जहां पे आप अपनी जो स्पेसिमेन स्लाइड होती है उसको आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। जिस स्लाइड को आपने स्टडी करना है उसको आप लोग स्टेज पे रखें। यहाँ पे ये होती है स्टेज, यहाँ पे इधर से आप लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद स्टेज क्लिप्स होते हैं। स्लाइड को एक प्रॉपर प्लेस पे ऑब्जर्वेशन के दौरान रखना, इस चीज के लिए स्टेज क्लिप्स यूज होते हैं जो कि स्लाइड को किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे फिक्स कर सकते हैं जिस पे आप चाहते हैं। यहाँ पे स्टेज क्लिप्स यहाँ पे ये यूज हुए हैं, इनको आप लोग यूज करते हैं और स्लाइड को एक जगह पे आप लोग फिक्स कर देते हैं जहाँ पे आप चाहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंसेज यूज होते हैं। लेंसेज 4 तरह के यूज होते हैं, 4x के, 10x के, 40x के और 100x के, अपनी मैग्निफिकेशन पावर की बेसिस पे। यानी कि 4x की अगर मैग्निफिकेशन पावर है तो इसका मतलब है कि वो लेंस आपको उस चीज का जो इमेज है वो 4 गुना बड़ा करके दिखाएगा। और ये वाले जो लेंसेज होते हैं, ये जो नोज पीस का जो एरिया होता है उसके ऊपर ये वाले रखे हुए होते हैं। नोज पीस को आप लोग रोटेट कर सकते हैं किसी भी लेंस को चेंज करने के लिए, और वो जो लेंसेज की जो पोजीशन होती है वो एरिया ऑफ फोकस के ऊपर आप लोग लेके आ सकते हैं। ये जो लेंसेज होते हैं ये कलर कोडेड होते हैं, यानी कि इनके जो है ना वो कोडिंग कलर के थ्रू की हुई होती है और उस बेस पे ही इनकी मैग्निफिकेशन पावर जो है ना वो रखी हुई होती है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ऑब्जेक्टिव लेंसेज ये वाले होते हैं, आप लोगों को ये नजर है, ये 4 होते हैं। जो लेंस आप लोगों ने यूज करना हो, फॉर एग्जांपल मैग्निफिकेशन पावर अगर आप लोगों को ज्यादा चाहिए तो आप उस मैग्निफिकेशन पावर का जो लेंस है वो आप लोग स्पेसिमेन के ऊपर लेके आएंगे और आप लोग वहां से ऑब्जर्व कर लेंगे। अब इसकी अगर हम लोग देखें तो हमने देखा कि 4 तरह के लेंसेज होते हैं। जो सबसे ज्यादा जो लोवेस्ट पावर होती है ना जिस लेंस की,
वो होती है सिर्फ आप लोगों को 4 टाइम जो है ना वो मैग्नीफाई करके दिखाएगा वो चीज। 4x होती है उसकी मैग्निफिकेशन पावर। और ये वाले जो लेंस होते हैं ना ये रेड कलर कोडेड हुए होते हैं। उसके बाद कुछ लेंस होते हैं जो कि येलो कोडेड होते हैं, उनकी मैग्निफिकेशन पावर 10x होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज। सबसे ज्यादा जो हाई पावर मैग्निफिकेशन लेंस होता है वो 100x का होता है, 100 टाइम्स का, और वो होता है ग्रीन। ठीक है, उसके अंदर ग्रीन कोडेड हुई होती है। और जो ब्लू कोडेड लेंस होता है उसकी मैग्निफिकेशन पावर 40 होती है। 100 की जो मैग्निफिकेशन पावर है, इस लेंस को हम लोग ऑयल इमर्शन लेंस भी बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद देखा जाए तो हमारी माइक्रोस्कोप के अंदर एक और होता है पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर का फंक्शन ये होता है कि जितनी भी लाइट रेज होती है इर्द गिर्द उनको फोकस करना उस स्पेसिमेन के ऊपर जिसको आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये कंडेंसर यहाँ पे होता है, ये कंडेंसर लेंस यहाँ पे मौजूद होता है। ये इर्द गिर्द से लाइट को कैप्चर करता है ताकि आपका जो है ना स्पेसिमेन के ऊपर आपका फोकस ठीक तरीके से रहे। उसके बाद डायाफ्राम यूज होता है कंट्रोल लीवर के साथ। इसको आप लोग असल में यूज करते हैं इस चीज को कंट्रोल करने के लिए कि कितनी लाइट आपने पास करवानी है, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी को आप लोग कंट्रोल कराते हैं। इसके अलावा भी आप लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए एक और नॉब का भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग एल्यूमिनेशन कंट्रोल नॉब भी बोलते हैं। उसके बाद लाइट सोर्स या इल्यूमिनेटर, ये वो एरिया होता है जहां से लाइट इमिट होती है, लाइट जो है वो निकलती है। लाइट उसके बाद कंडेंसर लेंस के ऊपर आती है और फिर आप लोग जो है ना वो स्पेसिमेन के ऊपर फोकस करते हैं। उसके बाद एक और नॉब होती है जिसको हम लोग कोर्स एडजस्टमेंट नॉब कहते हैं। ये जो आपकी स्टेज होती है उसको अप या डाउन मूव करती है ताकि आप स्पेसिमेन पे अच्छी तरीके से फोकस कर सके। यहाँ पे ये होता है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। ये जैसे आप लोग रोटेट करते हैं तो ये जो आप लोगों की स्टेज होती है ये या अप जो है वो मूव करेगी या डाउन मूव करेगी। उसके बाद फाइन एडजस्टमेंट नॉब होता है। जितने भी लोग होते हैं ना उनकी विजन पावर कभी भी सेम नहीं होती, किसी की नजर कमजोर होती है, किसी की जो है ना वो 6/6 होती है। तो हर इंसान ने जब भी ऑब्जर्व करना होता है किसी भी स्पेसिमेन को तो वो अपनी विजन के हिसाब से उस पोजीशन जो है ना वो डिफरेंट पोजीशन पर रखता है अपने उस स्पेसिमेन को। तो फाइन एडजस्टमेंट नॉब जो होता है ना वो आप लोग यूज करते हैं इस तरह के डिफरेंसेस को डील करने के लिए। इसके थ्रू आप ये चीज जो होती है ना, ये जो नॉब होता है आप लोगों को हेल्प आउट करता है कि आप स्पेसिमेन को या स्लाइड को मूव किए बगैर भी अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हैं। ये ज्यादातर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है जो कि जिनको जो है ना वो ग्लासेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ग्लासेस वो ना भी लगाएं तो ये फाइन एडजस्टमेंट नॉब की मदद से वो इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि उनको बिल्कुल क्लियर इमेज नजर आ सकता है। उसके बाद माइक्रोस्कोप की एक बेस होती है जो कि माइक्रोस्कोप को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जाहिर सी बात है ये वाली हमारी जो है ना वो बेस होती है। तो ओवरऑल ये आप लोगों के पार्ट्स भी आ सकते हैं कि आप लोग इन पार्ट्स को जो है ना वो लेबल करें, क्योंकि कभी कभार डायग्राम वो दे देते हैं। तो आपने इन पार्ट्स को अच्छे तरीके से याद कर लेना है और इनका क्या क्या फंक्शन होता है वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ओवरऑल ये हमारा आज का हो गया लेक्चर कंप्लीट। इंशाल्लाह टॉपिक नंबर 75 में मजीद थोड़ा सा और हम लोग माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।